हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम कॉस्टिंग के बारे में बात करेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग की, जो आपके बीकॉम थर्ड सेमेस्टर में आ रही है। आप लोगों के बेसिक से चालू करेंगे हम लोग और आगे जाके पूरा कोर्स हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। कॉस्टिंग क्या होती है? देखिए, कॉस्टिंग नाम है उसका, कॉस्टिंग। ठीक है, कॉस्टिंग का मतलब लागत। कॉस्टिंग का क्या मतलब होता है? लागत। एक व्यापारी जब व्यापार करता है, एक मैन्युफैक्चरर जब मैन्युफैक्चरिंग करता है, तब वो किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालना चाहता है। वो ये देखना चाहता है कि मैंने किसी, जैसे मैंने ये मान लीजिए पेन का मेरा बिजनेस है, तो मैं इसको बना के और बेचना चाहती हूँ। अब बेचेंगे कब हम? जब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होगा, तब जाके हमारा सेल्स कहलाएगा हमारा। तो बेसिकली हम लोग इस चैप्टर में, मतलब जो हम लोग बेसिक इस कॉस्टिंग में पढ़ेंगे, वो क्या पढ़ेंगे? किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालना हम लोग इसमें पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो कॉस्ट कैसे निकाली जाती है? देखिए, किसी भी प्रोडक्ट को हम बनाएंगे तो उसमें तीन मेजर एलिमेंट होते हैं। पहला एलिमेंट होता है उसमें मटेरियल, दूसरा एलिमेंट होता है उसमें लेबर, और तीसरा एलिमेंट होता है उसमें एक्सपेंसेस। ये तीन एलिमेंट उसमें बेसिकली होते हैं। अब अगर मटेरियल नहीं हुआ मेरे पास में, तो प्रोडक्ट का निर्माण मैं कैसे करूंगी? अगर उसको बनाने के लिए लेबर नहीं हुई, तो उसका प्रोडक्शन कौन करेगा? और एक्सपेंडिचर इन द सेंस कि हम लोग किसी प्रोडक्ट को बना रहे हैं, तो रॉ मटेरियल हम लोग ला रहे हैं या सप्लायर्स तक हम लोग उसको प्रोवाइड करवा रहे हैं, वो हमारा एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आएगा। अब मटेरियल भी हमारा दो प्रकार का होता है। एक होता है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल। एक होता है इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट। इसी तरह से लेबर भी दो होती है हमारी, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। और एक्सपेंडिचर भी हमारे दो होते हैं, एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस और एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। हर एक एलिमेंट ये कॉस्टिंग के कंपोनेंट हैं कि इन तीन के बिना हमारा कोई प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता। ना मटेरियल के बिना हो सकता है, ना लेबर के बिना हो सकता है, ना एक्सपेंडिचर के बिना हो सकता है। तो इन तीन कंपोनेंट्स के अगेन दो दो पार्ट्स होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब हम बात करेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है हमारा। किसी भी प्रोडक्ट, पहले मटेरियल की बात कर रहे हैं हम लोग। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो मटेरियल डायरेक्टली इनपुट होता है, उसको डायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। और इनडायरेक्ट मटेरियल जो डायरेक्टली उसमें काम में नहीं आ रहा, लेकिन उसके बिना उसका काम भी नहीं चल सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा बिजनेस ये मार्कर बनाने का है, तो इसमें जो प्लास्टिक लगा है, इसमें जो ये इसकी जो प्रिंटिंग है, इसका जो इंक है, ये इसका डायरेक्ट मटेरियल है। लेकिन कोई एक मशीन होगी जिसने इसको पेन का शेप दिया है, कोई एक मशीन है हमारी जिसने पेन का शेप दिया है। उस मशीन में जो वेस्टेज ऑफ मटेरियल हमारा निकल रहा है, वो क्या कहला रहा है? इनडायरेक्ट। या हम ये कहें कि आयरन का बिजनेस की हम बात करते हैं, टेबल कुर्सी बना रहे हैं, लकड़ी, आयरन, ये डायरेक्ट मटेरियल है। उसमें नेल्स, कीलें, वो उसमें डायरेक्ट मटेरियल है। लेकिन उसको ज्वाइंट करने के लिए जो हम ग्लू का इस्तेमाल करते हैं, फेविकॉल का इस्तेमाल करते हैं, या आयरन को जोड़ने के लिए वेल्डिंग में एक मटेरियल लगता है, आप वो देखते हो, तो वो हमारा इनडायरेक्ट मटेरियल। क्योंकि डायरेक्टली उसको वो सपोर्ट तो नहीं कर, मतलब डायरेक्टली सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन हाँ, उसके बिना अगर मैं वेल्डिंग नहीं करूंगी तो शेप में कैसे आएगी कुर्सी और आपकी टेबल? तो वो मेरा इनडायरेक्ट मटेरियल है। इसी तरह से डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर की बात करते हैं हम लोग। डायरेक्ट लेबर जो इस पेन को डायरेक्टली बना रहा है, वो डायरेक्ट लेबर कहलाएगी। इनडायरेक्ट लेबर कौन सी होती है हमारी? जो रॉ मटेरियल बाजार से मेरी कंपनी तक आया है, उसके लिए जो मेरे को लेबर चुकानी पड़ी है, वो मेरी इनडायरेक्ट लेबर कहला रही है। गॉट इट? समझ में आ रहा होगा शायद। इसी तरह से एक्सपेंडिचर्स की बात कर रहे हैं। अगर मैं इस रूम में बैठ के, यहां हम लोग पढ़ रहे हैं, तो जो इसकी इलेक्ट्रिसिटी खर्च हो रही है, वो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर में आ रहा है। लेकिन इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर में क्या आ रहा है? मुझे ट्राइपॉड लाना पड़ा, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है। तो इस तरह से दोनों एक्सपेंडिचर, जो डायरेक्टली किसी प्रोडक्शन को बनाने के लिए एक्सपेंडिचर खर्च हो रहा है, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। चलिए एक कॉलेज का एग्जांपल ले लेते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन सा है? अगर मैं आपको पढ़ा रही हूं, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है मेरा। लेकिन अगर मेरी जो सपोर्टिंग टीम यहां पर तैयार कर रही है, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो होपफुली आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस, ये तीन कंपोनेंट है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्टिंग में। और उसके अगेन दो दो पार्ट होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इनडायरेक्ट।
कुल मिला के बात ये निकली कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो डायरेक्टली मटेरियल उसके ऊपर लगता है, जो डायरेक्टली लेबर, जो लेबर उसको बना रही है लेबर, और जो डायरेक्टली एक्सपेंडिचर उसके ऊपर लग रहे हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इनडायरेक्ट जो उसको सपोर्ट कर रहा है, मतलब उसका सेकंड हैंड है उसका, वो मेरा इनडायरेक्ट कहला रहा है। क्लियर, समझ में आ गया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब हम लोग आगे बात करते हैं। नाउ हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात कर ली। अब हम बात करते हैं कॉस्ट शीट की। कॉस्ट शीट मतलब कोई भी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कैसे निकाली जाती है। तो कॉस्टिंग निकालने के लिए हम लोग कॉस्ट शीट बनाते हैं, ठीक है, हम लोग कॉस्ट शीट बनाते हैं। डायरेक्ट मटेरियल जो अभी हमने पढ़ा था, डायरेक्ट लेबर जो हमने पढ़ा था, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हमने पढ़ा था, ये तीनों चीजें मिलके बनती है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट का मतलब होता है मूल लागत। प्राइम कॉस्ट का मतलब क्या होता है? मूल लागत। कि भैया इन तीनों के बिना प्रोडक्शन करना संभव ही नहीं है। अगर मटेरियल नहीं होगा, इसका प्लास्टिक नहीं हुआ, इंक नहीं हुआ, इसको बनाने के लिए जो लेबर है वो नहीं मिली मेरे को, या इसको बाजार से लाने के लिए जो रॉ मटेरियल आया मेरे पास में, फिर मैंने मैन्युफैक्चरिंग करी, फिर वो फिनिश गुड्स में मेरा कन्वर्ट हुआ, अगर इसमें मेरे पास में एक्सपेंडिचर नहीं हुआ, तो इनके बिना तो प्रोडक्शन संभव ही नहीं है। इसको हम बोलते हैं प्राइम कॉस्ट, मूल लागत, किसी भी प्रोडक्ट की मूल लागत हमारी। जब इस प्राइम कॉस्ट में हम ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, अब इस ओवरहेड का ही दूसरा नाम क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसका ओवरहेड का दूसरा नाम क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जब मैं इस प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करूंगी तो क्या निकल के आएगा? अब ये मेरा वर्क कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, काम करने की लागत। अब फैक्ट्री के बाद में क्या आएगा आपका? एड ऑफिस एंड ऑफिस ओवरहेड बोल देते हैं इसको, ऑफिस ओवरहेड। भैया कारखाने में प्रोडक्शन हो गया, उस प्रोडक्शन को करने के लिए कुछ मेरे पास में हेल्पिंग हैंड्स होते हैं जो ऑफिस में बैठते हैं, जैसे अकाउंटेंट है, जैसे सुपरवाइजर है। तो ऑफिस का भी कुछ काम है, ऑर्डर लेना, ऑर्डर पास करना, बिल्टी देना, इनकम टैक्स चुकाना, ये सब क्या है? ऑफिस के काम है। तो बिना ऑफिस के, जैसे मान लीजिए अगर हम लोग पढ़ा रहे हैं तो हम लोग डायरेक्ट में आते हैं, लेकिन जो क्लरिकल स्टाफ है, जो मेरी सपोर्टिंग टीम है, वो इनडायरेक्ट में आ रही है। लेकिन ऑफिस स्टाफ है, ऑफिस असिस्टेंट कर रहे हैं वो लोग। तो ऑफिस ओवरहेड को जब मैं इसमें जोड़ूंगी तो क्या निकल के आएगा मेरा? ये वर्क कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि इनको भी तो मेरे को खर्चा पानी तो देना पड़ेगा ना, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब मेरा माल बनके तैयार हो गया, ये इसकी लागत आ गई। लेकिन एक बात बताओ, क्या बिना एडवर्टाइजमेंट के या बिना मेरी पब्लिसिटी के क्या माल बिक जाएगा? क्या नहीं, तो मेरे को एडवर्टाइजमेंट भी करना पड़ेगा। इसके लिए जोड़ेंगे हम एड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। जब मैंने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को जोड़ा तो ये मेरा निकल के आएगा, ये भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही कहलाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और अब माल बनके तैयार हो गया, कॉस्ट ऑफ टोटल कॉस्ट बोल दो, एक ही बात है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोल दो, टोटल कॉस्ट बोल दो, ठीक है। इसका हम लोग दूसरा नाम दे देते हैं टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। अब मेरी टोटल लागत आ गई, इसमें जब मैं प्रॉफिट जोड़ूंगी तो ये निकल के आ गया मेरा सेल्स।
ये हमारी कॉस्ट शीट है, हमारी पूरी कॉस्टिंग इस कॉस्ट शीट पे डिपेंडेंट है। अगर आपको बेसिकली ये जो आज मैंने इस लेक्चर में बताया है आपको, अगर ये समझ में आ गया तो मेरी गारंटी है आप लोगों की कॉस्टिंग इजी हो जाएगी, क्योंकि कॉस्टिंग हमारी दो चीजों पे डिपेंडेंट है। पहली लॉजिकल, अगर आपको लिटिल बिट लॉजिक्स देने पड़ेंगे कॉस्टिंग में, क्योंकि हर इंसान के लॉजिक्स अलग अलग होते हैं। दूसरा, मैं आपको नोट्स पूरे प्रोवाइड करवाऊंगी, उन नोट्स के आधार पे आपके सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। तो दो, और तीसरा आपकी प्रैक्टिस तो है ही, है ना, वरना तो मैं थोड़ी एग्जाम देके आऊंगी। कुल मिला के मैं ये कहना चाह रही थी, कॉस्ट शीट हमारे कॉस्टिंग की जड़ है। अगर आपको ये कॉस्ट शीट समझ में आ गई है तो आगे के क्वेश्चन हमारे लिए आसान होंगे। अब हम लोग कॉस्टिंग में मटेरियल भी पढ़ेंगे, लेबर भी पढ़ेंगे, और मैंने जो आपको एक्सपेंसेस भी पढ़ेंगे और ओवरहेड भी पढ़ेंगे हम लोग आगे जाके। बहुत सारे हमारे टॉपिक्स आते जाएंगे। अब हम उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आज करेंगे हम। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ जाएगा अभी। एक क्वेश्चन है हमारे पास में, द समरी ऑफ एक्सपेंसेस इंकर्ड ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 31 मार्च 2025 बाय द मैन्युफैक्चरर इज एज फॉलोज। ये चैनल हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम बोथ स्टूडेंट्स के लिए बनाया जा रहा है, तो उसके अनुसार हम देखेंगे। आपको क्वेश्चन जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है आपको कि एलिमेंट्स दे रखे हैं, पॉइंट्स दे रखे हैं कि कौन कौन से खर्चे हो रहे हैं हमारे, है ना। अब हमें इसको बनाना कैसे है, क्योंकि हमारी जो शीट थी वो तो हमारे को क्या बनाना है, कॉस्ट शीट बनाना है। कॉस्ट शीट हमने कैसे बनाई थी भाई, अभी पिछले हमने वीडियो में देखा था, कॉस्ट शीट हमने कैसे बनाई थी। ऊपर लिखेंगे कॉस्ट शीट पर्टिकुलर और अमाउंट। हमने कहा था सबसे पहले हमारा आएगा डायरेक्ट मटेरियल, फिर डायरेक्ट लेबर, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन तीनों कंपोनेंट को जोड़कर आएगा हमारा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट, इस प्राइम कॉस्ट में हम ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड, जब हम फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ेंगे यहां पर तो हमारी ये निकल के आएगी वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट, जब मैं इस वर्क कॉस्ट में ऐड करेंगे हम ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, तो हमारा यहां पर जब हम जोड़ेंगे तो ये निकल के आएगी हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिर हम इसमें ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो हमारा निकल के आएगा टोटल कॉस्ट। यहां तक हमें पहुंचना है। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए डायरेक्ट मटेरियल हमको क्वेश्चन में ये चीजें दिख जाएंगी प्राइम कॉस्ट के लिए, लेकिन फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या आएगा आपका, रेंट भी, फैक्ट्री रेंट आ सकता है, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी आ सकती है, फैक्ट्री पावर। कहने का अर्थ फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या आएगा, जो भी खर्चा फैक्ट्री से संबंधित है वो फैक्ट्री ओवरहेड में डाल देंगे। जैसे रेंट है, रेंट ऑफिस का भी हो सकता है, रेंट फैक्ट्री का भी हो सकता है। अगर ऑफिस का है तो ऑफिस ओवरहेड में डालूंगी, फैक्ट्री का है तो फैक्ट्री ओवरहेड में डालूंगी। अगर हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल फैक्ट्री का है तो फैक्ट्री में डालूंगी, और ऑफिस का है तो ऑफिस में डालेंगे। कुल मिला के आपको इतना समझना है कि जो भी खर्चा हमारा फैक्ट्री से संबंधित दिखाई दे रहा है उसको हम फैक्ट्री ओवरहेड में डाल देंगे। तो इसके लिए अब एक खर्चा नहीं है, बहुत सारे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका वर्किंग नोट बनाएंगे। इस क्वेश्चन को बहुत आसान बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है, तीनों वर्किंग नोट में एक साथ डिस्प्ले कर लेते हैं हम लोग। जैसे फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, यहां पर ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड। नेक्स्ट तीसरा कौन सा आएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तीन मेरे को वर्किंग नोट बनाना है यहां पर, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब लाइन टू लाइन हम इस क्वेश्चन को चलेंगे, जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है आपको,
और लाइन टू लाइन हम चलते चलते जो जहां का आइटम है उसको वहां वहां हम लोग डालते चलेंगे। जैसे सबसे पहले पावर दे रखा है, एक बात बताइए पावर क्या होती है? जो बड़ी बड़ी मशीनों को चलाने के लिए बिजली काम में आती है उसको पावर बोलते हैं, और पावर अनडाउटली फैक्ट्री में जाएगी नहीं जाएगी? तो पावर मेरी क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड का है, यहां है मेरा, तो मैंने लिखा पावर कितने का है? 450। पावर कितनी है? 450। ठीक है। डायरेक्ट वेजेस ये रहा, दिख रहा है, चाहे लेबर बोलो चाहे वेजेस बोलो एक ही बात है। डायरेक्ट वेजेस ये रही 2500। डायरेक्ट वेजेस कितनी है मेरी? 2500। वर्क्स सैलरी, वर्क सैलरी क्या होता है? काम करने की तनख्वाह। काम कहां करेगा आदमी? फैक्ट्री में काम करेगा ना, तो ये कहां जाएगा मेरा? फैक्ट्री में। वर्क सैलरी, वर्क सैलरी कितनी है? 440 रुपए। ठीक है। नेक्स्ट, ऑफिस रेंट, नाम से समझ में आ रहा है, रेंट है, किसका है? ऑफिस का है, तो कहां डालेंगे? यहां डालेंगे। रेंट कितना है? 480। 480। मशीन रिपेयर, मशीन कहां काम में आती है? फैक्ट्री में, तो मशीन रिपेयर कहां जाएगी? मशीन रिपेयर कितने का है? 210। 210। डायरेक्टर फी, डायरेक्टर कहां बैठता है? ऑफिस में ना, तो डायरेक्टर फी कहां जाएगा? ऑफिस में। डायरेक्टर फी कितना है भैया? 300। सबसे आसान तरीका है, एक साथ सारा वर्किंग नोट बना लो, एक साथ कॉस्ट शीट बना लो, जो जहां का आइटम है उसको वहां ट्रांसफर करते रहते हैं हम। ऑडिटर फी, ऑडिटर कहां बैठता है? ऑफिस में। ऑडिटर फी, ऑडिटर फी कितनी है? 150। डोनेशन, डोनेशन कहां आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये प्रोडक्शन बनाने की लागत नहीं है। मेरी इच्छा है मैं डोनेशन किसी को दे रही हूं, मत दो, कौन कह रहा है? आपकी इच्छा है देने के लिए। तो डोनेशन क्या है? ये कॉस्टिंग का पार्ट नहीं है, जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका पार्ट नहीं है, तो ये कहीं भी नहीं आएगा। इस बात को आप लोग अच्छी तरह समझ लीजिएगा कि कॉस्ट शीट में सिर्फ वो आता है जो किसी प्रोडक्शन को बनाने की लागत होती है। डोनेशन में मेरी इच्छा से दे रही हूं भाई, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ठीक है। मटेरियल इशू टू जॉब, मटेरियल इशू किया किसको? जॉब को, जो काम हो रहा है। तो मटेरियल कहां से आया मेरे पास में? स्टोर से आया है, इसका मतलब ये डायरेक्ट मटेरियल हुआ नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। 3800। डायरेक्ट मटेरियल कितना है मेरा? 3800। हायर ऑफ क्रेन ऑन जॉब, देखिए एक कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है, कंस्ट्रक्शन साइट में जो ईंट है, रोड़ी है, बजरी है, सीमेंट है, वो डायरेक्ट मटेरियल है। जो वहां पर लेबर काम कर रही है वो डायरेक्ट लेबर है। लेकिन क्रेन जो है, मेरे को माल अपलिफ्टिंग करने के लिए मैंने क्रेन मंगवाई है या मिक्सचर मंगवाया है मैंने, वो मेरा नहीं है, मैंने रेंट पे लिया है, तो वो एक्सपेंस हुआ नहीं हुआ? और डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ। क्यों हुआ डायरेक्ट एक्सपेंसेस? क्योंकि वो हमारे डायरेक्टली प्रोडक्शन में काम आ रहा है, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गया आपका। तो हायर ऑफ क्रेन जो है मेरा 100 रुपए डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ठीक है, 100 रुपए मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। गॉट इट। नेक्स्ट, रेंट एंड रिपेयर्स किसका है? फैक्ट्री का है, तो फैक्ट्री में डाल देते हैं रेंट, सॉरी 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 सॉरी, हाँ हाँ ठीक है। रेंट एंड रेट्स फैक्ट्री में। रेंट कितना है फैक्ट्री का? क्योंकि नाम दे रखा है उसने फैक्ट्री, इसलिए। अगर ऑफिस होता तो मैं ऑफिस में डाल देती हूँ उसको। सैलरी ऑफ, सैलरी टू क्लीनर्स, क्लीनर कहां काम आता है? क्लीनिंग कहां होती है? फैक्ट्री में डस्टिंग होती है, सफाई होती है, लेकिन जो क्लीनिंग होती है वो कारखाने में होती है, और कारखाने में कहां आएगा? फैक्ट्री में आएगा। सैलरी टू क्लीनर्स, सैलरी टू क्लीनर्स कितनी है? 600 रुपए। सैलरी टू सेल्समैन, सेल्समैन कहां काम आएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में, तो यहां पर चलते हैं। सैलरी टू किसको दे रहा है मैंने? सेल्समैन। सेल्समैन कितनी है? 750। 750। पोस्टेज एंड स्टेशनरी, फैक्ट्री में उत्पादन होता है और उस उत्पादन को मार्केट में बेचने के लिए हमने ऑर्डर लिया, हमने ऑर्डर दिया, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कहां काम में आ रही है? ऑफिस में काम में आ रही है। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कहां काम आई? 150 रुपए ऑफिस में।
ठीक है। सेल्समैन कमीशन, सेल्समैन माल बेच रहा है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का पार्ट है मेरा ये। सेल्समैन कमीशन कितना है, 250 रुपए। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, मैं ट्रेवल क्यों कर रही हूं, अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है ये मेरा। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस कितना है, 400 रुपए। बहुत बड़ा क्वेश्चन है। पेनल्टी, पेनल्टी क्या होती है, मैंने रेड लाइट तोड़ दी या मैंने मेरा माल जो है वो टाइमली सप्लायर को प्रोवाइड नहीं करा है तो उसने मेरे ऊपर पेनल्टी लगा दी, तो क्या ये कॉस्टिंग का पार्ट है, बिल्कुल नहीं है। कॉस्टिंग का पार्ट क्यों नहीं है ये, क्योंकि कॉस्टिंग का पार्ट वो होता है जो उस प्रोडक्ट को बनाने की लागत होती है। भैया पेनल्टी मेरी गलती है, इसलिए कॉस्टिंग का पार्ट नहीं है, ये कहीं भी नहीं आएगा पेनल्टी। बैंक चार्ज, बैंक चार्जेस तो ऑफिस में बैठा व्यक्ति करेगा ना, तो ये ऑफिस ओवरहेड है मेरा। बैंक चार्ज कितना है, 20 रुपए। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स कहां जाएगा, फैक्ट्री में जाएगा, ऑफिस में जाएगा, या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा, इनकम टैक्स कहीं भी नहीं जाएगा, क्योंकि हमने कमाया है उसके ऊपर टैक्स दिया है, ये कॉस्टिंग का पार्ट नहीं है, ये मेरी इनकम के ऊपर मैंने टैक्स सरकार को चुकाया, कहीं नहीं आएगा। बेड डेब्ट्स, बेड डेब्ट्स, अच्छा एक बात बताओ, 11th में अपन पढ़ के आए थे, बेड डेब्ट्स कब उत्पन्न होते हैं, डेटर से। डेटर कौन व्यक्ति है, जो व्यक्ति भविष्य में मेरे को पैसा देगा। अब मान लो मेरा पैसा डूब गया, तो डूब गया तो वो बेड डेब्ट्स कहलाया मेरा। अब बेड डेब्ट्स हमारा कहां जाएगा, मैंने माल बेचा होगा उधार किसी व्यक्ति को पास्ट में, वो मुझे पैसा देगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का पार्ट है ये बेड डेब्ट्स। कितना है, 120 रुपए बेड डेब्ट्स। लीगल एक्सपेंसेस, लीगल एक्टिविटी कहां बैठ के करता है आदमी, ऑफिस में, तो ऑफिस ओवरहेड का पार्ट है। लीगल एक्सपेंसेस कितना है, 30 रुपए। ट्रांसफर फी कहां आएगी, कहीं नहीं आएगी, क्योंकि कॉस्टिंग का पार्ट नहीं है। ट्रांसफर कर रहे हैं हम, कॉस्टिंग का थोड़ी पार्ट, माल को उत्पादन करने का ये पार्ट नहीं है। डिविडेंड पेड कहीं नहीं आएगा, मैं मेरी इच्छा से मेरे शेयर होल्डर को डिविडेंड दे रही हूं, ये कॉस्टिंग का पार्ट नहीं है। इंटरेस्ट पेड, मैंने किसी से लोन लिया था, अब उसके ऊपर इंटरेस्ट मेरे को चुकाना पड़ रहा है, कोई कॉस्टिंग का पार्ट नहीं है ये मेरा। वेयर हाउस वेजेस, वेयर हाउस वेजेस, भैया वेयर हाउस क्या होता है, जहां पर मैं मेरा माल को बनाकर एक जगह रखती हूँ, मतलब गोडाउन, तो माल को बना के जहां रखूंगी वो सेलिंग के काम आएगा, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है मेरा वेयर हाउस वेजेस। अच्छा अब मैंने बोला वेजेस, वेजेस का मतलब मेरे गोडाउन में माल उतार रहा है जो वर्कर, उसको मैंने उसका भुगतान किया, मजदूरी दी है मैंने, तो वेयर हाउस वेजेस 240 रुपए। ठीक है। लाइटिंग, देखिए फैक्ट्री के लिए देखिए, तो फिर फैक्ट्री में चली जाती हूं, लाइट कितना, 180। और अगर इसने ऑफिस की दे रखी है लाइट नेक्स्ट, तो मैं ऑफिस में जा रही हूं, लाइट ये आया 60 रुपए। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, डेप्रिसिएशन मशीनें कहां काम में आती है, फैक्ट्री में, है ना, तो डेप्रिसिएशन कहां काम में आएगा, फैक्ट्री में। डेप्रिसिएशन ऑन मशीन ये आ गई 700 रुपए फैक्ट्री में। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, प्लांट किसको बोलते हैं, अपन बोलते थे ना 11th में बैलेंस शीट बनाते थे, प्लांट एंड मशीनरी मतलब फैक्ट्री का काम है। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट ये आया 160 रुपए। कैश डिस्काउंट अलाउड, ये क्या कॉस्टिंग का पार्ट है, मैंने किसी प्रोडक्ट को बनाया है तो क्या उसकी लागत है क्या, नहीं, मैं तो अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए लुभावने डिस्काउंट दे रही हूं, तो कॉस्टिंग का पार्ट नहीं है, कहीं नहीं आएगा। ड्राइंग ऑफिस, ड्राइंग ऑफिस एक्सपेंसेस, भाई ड्राइंग भी है और ऑफिस एक्सपेंसेस भी है, कहां पर जाएगा, ड्राइंग ऑफिस एक्सपेंसेस कहां जाएगा। अब आप ऑफिस एक्सपेंसेस के नाम से आप इसको ऑफिस में देख रहे हो, ठीक है, ड्राइंग ऑफिस एक्सपेंसेस यहां डाल देते हैं, 100 रुपए। रॉयल्टी फॉर पेटेंट, मैंने रॉयल्टी ली, पेटेंट मेरे को माल बनाना है उसके लिए सरकार से मैंने रॉयल्टी मैंने सरकार को दी है, पेटेंट लेने के लिए, पेटेंट का मतलब एकाधिकार लेने के लिए, तो डायरेक्टली डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना इसका मतलब ये, तो मैंने डायरेक्ट एक्सपेंसेस पहले एक तो 100 दिखाया था और 100 और एक, अब मैं इसको 600 रुपए और दिखा देती हूँ रॉयल्टी के नाम से।
और ये क्रेन था, तो मतलब अब 700 रुपए हो गए ये, ठीक है। 600 प्लस 100 इज इक्वल टू 700 रुपए। बेड डेप्ट रिजर्व, मैंने बेड डेप्ट रिजर्व बना के रख रखा है, क्या कॉस्टिंग का पार्ट है? बिल्कुल नहीं है, तो ये नहीं आएगा। मार्केट रिसर्च एक्सपेंसेस, किस चीज की रिसर्च कर रही हूं मैं? मेरी मार्केट में ग्राहकों का इंटरेस्ट देखने के लिए मैं रिसर्च कर रही हूँ कि कौन सा प्रोडक्ट बनाऊं जो बिके मेरा, तो रिसर्च सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च 60 रुपए। लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर कैपिटल नेचर का है, कॉस्टिंग को बनाने में उसका पार्ट नहीं है। लॉस बाय फायर हानि हुई है, जो कॉस्टिंग का पार्ट नहीं है, यदा कदा होने वाले नुकसान है, कहीं नहीं आएगा। फ्री सैंपल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में काम आएगा। फ्री सैंपल्स 30 रुपए। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन कैपिटल नेचर है, कहीं काम नहीं आएगा। अपकीपिंग ऑफ डिलीवरी वैन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है। 120। अब हमें क्या करना है, हमारा देख लिए पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया। हमने पहले आइटम से लगाकर लास्ट तक हमने लिया है, पूरा खत्म हो गया। हम इनका टोटल करेंगे। इसका टोटल कितना आ रहा है भाई? इसका टोटल आ रहा है आपका 3040। आप इसको करके देखो, 3040 आ रहा है, 3040। इसका टोटल कितना आ रहा है आपका? कितना आ रहा है इसका टोटल, करके देखिएगा फटाफट। 1290, 1290। और इसका टोटल आ रहा है 1970। करके देखिएगा, यही आ रहा है क्या? 3040। हमारा टोटल यहां तक आ गया। हमने ऑफिस फैक्ट्री ओवरहेड निकाल लिया, ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब हमें बेसिकली क्या करना था, हमें इस कॉस्ट शीट में रखना था। तो देखिए, डायरेक्ट मटेरियल अपन पहले लिख चुके हैं, डायरेक्ट लेबर लिख चुके हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जब हम इन सारी चीजों को जोड़ेंगे तो हमारा ये टोटल आएगा 3800 और ये 7000। 7000 ही आ रहा है ना? 7000 आएगा। 7000 में अब मुझे क्या जोड़ना है? फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड कितना है? 3040। इसको 3040 को यहां जोड़ते हैं। जब मैं प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड को जोड़ेंगे तो आपका वर्क कॉस्ट निकल के आएगा कितना? 4 0 7 और 3 10, 10,040 रुपए मेरा आया वर्क कॉस्ट। अब मुझे इसमें ऐड करना है ऑफिस ओवरहेड। हम लोग वर्किंग नोट ऑलरेडी निकाल चुके हैं 1290 का। हमने यहां पर 1290 और जोड़े, ये निकल के आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल के आ रहा है कितना? 0 9 10 13 की 3 हाथ से बची 1 3 और ये 11,330 रुपए। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जोड़ूंगी, वो ये निकाल रख रखा है हमने 1970। 1970। जब हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जोड़ा तो हमारा टोटल कॉस्ट निकल के आया, जो आया 0 7 और 3 10 की 0 बचे 1 9 और 1 10 13 की 3 हाथ बचे 1 3 13,300 मेरी निकल के आई टोटल कॉस्ट। होपफुली स्टूडेंट्स आपको आज का क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉस्ट शीट का एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। थैंक यू सो मच।